अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर 19 का पार्ट 20 स्टडी करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यानी प्रीवियस पार्ट में हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टडी किया था और उनके पेज से हमने देखा था कि वो किन किन चीज़ों पे काम करते हैं। आगे हम इनको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और क्या काम है। अगर हम समराइज़ करें पिछले लेक्चर को तो इसमें इनका काम जो था, अगर मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो उसमें जो लोग वॉइसलेस हैं या मज़लूम हैं उनकी आवाज़ को हुक्मरान बाला तक पहुंचाना और लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से एजुकेट करना, ट्रेन करना। इसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। फिर जो लोग लॉ मेकर्स हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उनको बावर कराना कि वो काम करें। फर्दर 96 से लेकर अब तक जो उन्होंने डाटा अपडेट करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिसकी वजह से ट्रैकिंग में इजी होता है और अंदाज़ा हो जाता है कि कितने क्या रेशो चल रहा है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के। इसी हवाले से हमने FATF को भी जिक्र किया था कि उसके सैंक्शंस लग रहे हैं आजकल पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड मुतासर हो रही है। एक तरह से तो ब्लैकमेल हो रहे हैं हम लोग। तो इसको हमने स्टडी किया था कि उसके टोटल 27 पॉइंट्स हैं। नेशनल एक्शन प्लान भी था। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स हैं, वो हमने कितने पूरे किए हैं हम देखते हैं। नेशनल अच्छा, इसको नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसके ज़ेर निगरानी है, जिसका आपको पता है CTDA के दायरा है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। और इसके 20 पॉइंट्स हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। और ह्यूमन राइट्स से देखें, ये ह्यूमन राइट्स का आगे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो नेशनल एक्शन प्लान, FATF, इन सब का गहरा ताल्लुक है। नेशनल एक्शन प्लान, वी नीड टेम्प्रेरी रिकॉन्सिलेशन एंड नेशनल एक्शन प्लान PM मस्ट टेक इट। तो ये इंडिया की न्यूज़ है 4 घंटे पहले। वहाँ भी कुछ नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसको थोड़ा देखते हैं क्या है ये। इसके 20 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये 20 पॉइंट्स हैं कहाँ, और इनको पूरा करते हुए FATF अचीव करना ईजी है। और ये आया भी कब था, जब अटैक हो गया था। आपको पता है साने पेशावर में जो हुआ था APS का वाक़या, जहाँ स्कूल पे हमला हुआ था। उसके बाद ज़रब अज़ब लॉन्च हुआ, तो उसके बाद इसको फ़ाइल किया। ये ड्राफ्ट तो हो चुका था, लेकिन इतनी संजीदगी से उस पर अमल नहीं हो रहा था। और जब FATF की तरफ से प्रेशर आया, FATF अगरचे कोई नया इदारा नहीं है, लेकिन फ़ाल वो अभी हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ ये कब का बना हुआ है, तो FATF फाउंडेड इन 1989 का इदारा है। आप में से बेशतर की पैदाइश भी नहीं होगी इस, और 39 इसके मेंबर हैं, लेकिन एक्शन में अभी आया है। तो FATF की हम हिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ लेंगे, पॉइंट्स हमने पढ़े थे, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इनके काम है। तो नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं क्या थे। नंबर 1 है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ दोज कन्विक्टेड इन केस ऑफ टेररिज्म। जो दहशतगर्द होते हैं और दहशतगर्द के वाक़े में मुलव्वस होते हैं, उनकी सज़ाए मौत देना। क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया है कि वो आज़ाद हो जाते हैं जब उन पर केसेस चलते हैं, तो उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना। फिर स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्मी, द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्ट, ये मैंने आपको बताया था जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ रहे थे। तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वालों ने अगरचे इसके अगेंस्ट थे ये लोग, क्योंकि ये कहते थे कि इसमें इंसाफ हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं चलता, कि किसी की बंदे को उठाया और पकड़ के मार दिया। मगर जब लेजिस्लेशन ने इसको पास करा दिया है और बिल का हिस्सा बन चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है, तो फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। नंबर 3 है मिलिटेंट आउटफिट्स एंड आर्म्ड गैंग्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन द कंट्री। ठीक है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और उनके जो गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं,
उनको शहर में ऑपरेट करना अलाउ नहीं है। नेक्टा द एंटी टेररिज्म इंस्टीट्यूशन विल बी स्ट्रेंथन। एक पॉइंट ये कहता है कि इस इदारे को भी मजबूत करना है। पांचवा है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द लिटरेचर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन प्रमोटिंग हेट्रेड एक्सट्रीमिज्म सेक्टेरियनिज्म और इंटॉलरेंस। अच्छा, जब सोशल मीडिया इतने पावर में नहीं था तो लिटरेचर के ज़रिए ये फ़रोग़ दिए जाते थे, और इस तरह के बहुत सारे लिटरेचर जो है आम बाज़ारों में मिला करते थे। तो अब चूँकि सोशल मीडिया आ गया तो आई थिंक इतना फ़ाल नहीं होगा ये चीज़ कि लोग लिटरेचर कम ही पढ़ते हैं। फिर चॉकिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी फाइनेंस को रोकना। इंश्योरिंग अगेंस्ट री एमरजेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये बहुत अहम नुकता है कि जिनको बैन कर दिया जाता है, कलअदम करा दिया जाता है, वो नाम चेंज करके दोबारा ना आए, तो इनकी री इमरजेंस ना हो, इसको रोकना। एस्टैब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग अ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म फोर्स, इसी के पॉइंट के बेस पे सीडीडी बनाई गई थी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसका अलग डीआईजी और एसएसपी होता है। और आप लोग को यहाँ पे एक वाकया भी सुना देता हूँ सीडीडी में, जो इस वक्त है शाहिद हयात साहब। तो इनकी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। सॉरी, उमर शाहिद हयात। उमर शाहिद हयात, मैं आपको दिखाता हूँ कौन है। अच्छा, ये सीटीडी के हैं, उमर शाहिद हयात, डीआईजी सीटीडी हैं। और इनकी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ पहले, फिर इनके बारे में बताता हूँ। ये साहब हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने सुना होगा शौकत मिर्ज़ा का नाम, जिसको फांसी दे दी गई है, जिसने 90s में के इलेक्ट्रिक, जब KESC होती थी, उस वक्त के जो चेयरमैन थे उनको, उनका मर्डर किया था। और उनके मर्डर के वक्त उनकी बीवी और उनका एक छोटा बेटा मौजूद था, जो बाद अज़ां अमेरिका चले गए थे। और उसके बाद शौकत मिर्ज़ा को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में वो गिरफ़्तार हुआ और उसको सज़ाए मौत दी गई। मैं आप लोगों को शक्ल दिखाऊं तो आप लोग पहचान जाएंगे। बेसिकली इसमें भत्ते का मामला था, और इसको पकड़ा गया था। पाकिस्तान हैंग्स MK वर्कर शौकत मिर्ज़ा फॉर मर्डर, 2015 में इनको हैंग कर दिया गया था। अच्छा, ये शाहिद हामिद साहब थे। जो उमर शाहिद हामिद हैं वो इनके बेटे थे, ये KEC वाले। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये शाहिद हामिद थे, और ये गवर्नर पंजाब भी रह चुके थे। अच्छा, हुआ ये था कि इस पे केस नहीं बन रहा था। सुनाने का मकसद ये है कि एक इंस्पिरेशन आप लोग लें कि जब इनकी माँ ने देखा। अच्छा, एक तो ये था कि अमेरिका चली गई थी इनकी माँ इनको लेके, तो आसान रास्ता यही होता है कि बंदा डर जाए और सुकून की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन इनकी माँ ने जब कानून देखा कि वहाँ पे ये धंधनाते फिर रहे हैं और एक के बाद एक और लोग मर्डर हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर तैयार किया कि अपने बेटे को CSS करा के पुलिस में ला के फिर इसके ज़रिए उसको सज़ा दिलवाएंगी। तो इन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास किया। CSS का एग्ज़ाम करने के बाद ये पुलिस में अपॉइंट हुए। पुलिस में अपॉइंट होने के बाद जब ये सीनियर ओहदे पे पहुँचे तो उन्होंने उस केस को दोबारा खुलवाया। और चूंकि उस वक्त MQM का राज चल रहा था, जिस ज़माने में इन्होंने फांसी दी, तो इतना आसान नहीं था इनका वहाँ रहना। तो ये करीबन 3 साल की या 1 साल की छुट्टी लेकर अमेरिका चले गए, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी है, और अपने बाप के कातिल को अंजाम तक पहुँचाया। तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। उसके अलावा ये राइटर भी हैं, बहुत सी इन्होंने किताबें लिखी हैं फिक्शन पे, स्टोरी पे। तो बात निकली थी तो मैंने आप लोग को बता दिया इनका। अब हम जाते हैं अपने नेक्टा के पॉइंट पे। तो CTD की बात हो रही थी, इस वक्त मौजूदा चेयरमैन CTD यही है। और ये एक अच्छा एक ऐसे बंदे को बनाया जिसने खुद टेररिज्म फेस की है, तो वो समझ सकता है कि इसका अंजाम क्या होता है। और जो फैमिली इस पे, जिनका कोई मर्डर हो जाए बिला किसी कसूर के, तो उस फैमिली पे कितनी गुजरती है, कितने हर्डल्स आते हैं, कितने उन पे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। अच्छा, आगे ये कह रहा है टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन। ठीक है, ये मजहबी जो
स्पीचेस वगैरह चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस सेमिनरीज, ठीक है, इनको रेगुलराइज करना कि ऐसे ही नहीं कि जो भी हो पिंडाल लगाया और शुरू हो जाए। बैन ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इनकी जो तारीफ़ की जा रही होती है टेररिस्ट की एक तबका, उसको बैन किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स इन FATF विद इमीडिएट फोकस ऑन रिपैट्रिएशन ऑफ IDPs। सॉरी, FATF नहीं है, फाटा। ये फाटा के लोगों के लिए, ये जो इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन IDPs, जब ऑपरेशन होता है तो वहाँ के लोगों को जो मकामी लोग होते हैं उनको IDPs कहा जाता है। उनको उस शहर से नकल मकानी करके एक जगह पर खैमाजन किया जाता है। तो उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी फॉर्म्स के लिए अब उसमें भी मसला होता है कि कहीं कोई टेररिस्ट उसमें निकल ना जाए, क्योंकि फिर ऑपरेशन बेसिकली टेररिस्ट के अगेंस्ट करना होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि उसमें वो बच ना निकले। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट विल बी डिसमेंटल कम्प्लीटली। इनका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है टेररिस्ट का, उसको तोड़ना। मेजर्स अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया फॉर टेररिज्म, सोशल मीडिया के ज़रिए टेररिज्म का फ़रोग देने को जांचना। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब। अच्छा, ये पंजाब को पता नहीं क्यों फोकस किया इसमें। अच्छा, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ज़्यादातर जो टेररिस्ट चीज़ें जो हुई वो या तो पंजाब से हुई या KPK से। बलूचिस्तान और सिंध, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे। बलूचिस्तान में तो चले अलहदगी पसंद ग्रुप है, वो अलग मामला है। जो 9/11 के बाद वाली टेररिज्म है, जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो अमेरिका वाली है, उससे उसमें जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आए वो पंजाब और KPK के थे। और बहुत कम हमने सुना, बल्कि ना ही होगा, ना होने के बराबर होगा कि सिंध से कोई टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा, उसके बाद है ऑन गोइंग ऑपरेशन इन कराची विल बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड। अच्छा, कराची में ऑपरेशन चल रहा था, उसको अंजाम तक पहुंचाना। इसमें काफ़ी पॉइंट्स कर चुके हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट टू बी फुली एम्पावर्ड फॉर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन विद कंप्लीट ऑनरशिप बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ये नाराज़ बलोचों को मनाने का तरीका था, उनको एम्पावर करना। डीलिंग फर्मली विद सेक्टेरियन टेररिस्ट, जो फ़िरका वाराना फसाद फैलाते हैं टेररिस्ट, उनसे सख्ती से निपटना। और आखिर दो पॉइंट है कि फॉर्मुलेशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू डील विद द इशू ऑफ अफगान रेफ्यूजीज बिगिनिंग विद रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल रेफ्यूजीज। एक बड़ा मसला था हमारे पास कि अफगान रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उनका जो भी जुर्म होता था तो वो ट्रैक नहीं हो पाता था। हमारे लोग तो चले NIC बना हुआ है, कुछ है, अब उनको जेल में डालें तो पीछे उनका कोई बोलने वाला भी नहीं है, तो अब उनको रजिस्टर कर लिया गया है, तो इसमें ट्रैकिंग में आसानी हो गई है। रीवैपिंग एंड रीफॉर्मिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना, उसको बेहतर करना। तो ये आसान से पॉइंट है और अब ये इतना ज़ेर बहस नहीं है। एक्शन प्लान अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशंस। अच्छा, इसके कई पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये था, तो उसके ऊपर किसी ने स्पीच दी हुई है और उसमें सारे वो किन किन लोगों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, इंटीरियर मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस, नेक्टा, फॉरेन अफेयर्स, ISI, IB, 3 माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स और नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है NCHR। तो ये नेशनल एक्शन प्लान का भी हिस्सा है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर भी आते हैं। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, यहाँ भी बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में कि क्या काम हुए। फर्दर हिस्ट्री ऑफ FATF, इनकी वेबसाइट से नहीं पढ़ते हम इसको, सिंपल विकीपीडिया में देखते हैं कि कब बनी। G7 समिट हुआ था, ग्रुप ऑफ 7, 32 साल पहले, और 39 मेंबर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच है। प्रेसिडेंट इसके मार्कस प्लेयर हैं, फ्रेंच हैं, जो अनाउंसमेंट करते हैं। और इसका सेक्रेटेरिएट जो है OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस। OECD से क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
इसके अंदर पाया जाता है। Since November 2015, the FATF Secretariat has been led by Executive Secretary David Lewis. तो ये ममालिक इसके मेंबर हैं और इसमें आप देख सकते हैं 37 ममालिक में पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। फुल मेंबर्स में इंडिया मौजूद है, तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ख़तरनाक बात है। और दूसरा देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक यहाँ पे कम है, सिर्फ एक सऊदी अरब है जो मौजूद है। सऊदी अरब के अलावा अगर कोई नज़र आ रहा हो, तुर्की एक है, मलेशिया है, और बस मुस्लिम ममालिक इसके अलावा इसमें नहीं है। तो क्या कहते हैं, एज ऑफ 2019 FATF हैड 39 फुल मेंबर्स कंप्राइजिंग 37 मेंबर्स। 37 मेंबर्स हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी EU और GCC, खलीज ममालिक की जो है। खलीज ममालिक के अंदर भी सऊदी अरब आता है। इसमें वो ममालिक हैं सारे जो खलीज के हैं, इसमें सऊदी अरब, बहरीन, UAE, कुवैत, कतर, इराक, यमन वगैरह। Comprising 37 member jurisdictions and 2 regional organizations, the FATF also works in close cooperation with a number of international and regional bodies involved in combating money laundering and terrorism financing. अच्छा, इनका जो मेन पर्पस है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की है। एसोसिएट मेंबर्स भी हैं और फिर ऑब्जर्वर मेंबर्स। अच्छा, तो इन्होंने उन ममालिक को रखा है जो करीब करीब रिच हैं पैसे के हवाले से। तो अब इनमें जितना भी देख रहे हैं सब पैसे वाले ममालिक हैं। इंडिया भी बड़ी इकनॉमी है, एटलीस्ट बड़ी GDP जिन्हें आप कह सकते हैं। हाँ, इसमें हम वापस आते हैं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक ट्विटर अकाउंट देखते हैं। 35,000 इनके फॉलोअर्स हैं। 2009 से ये लोग ज्वाइन किए हुए हैं। इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2020 एक रिपोर्ट है इनकी। रिपोर्ट तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, और अगर आप देखें तो काफ़ी अप टू डेट है इनका, यानी 6 मई कल ही की एक इनकी ट्वीट आई हुई है। ये किसके बारे में है? ये जो हमने बताया था जाहिद हुसैन का आर्टिकल है FATF के हवाले से, और TLP का जो वाक़या हुआ है। voicepk.net क्या कह रहा है? इंसानी हकूक़ कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट पर सन 2020 जारी कर दी। तो इसको अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन है तो हम पढ़ लेते हैं इस रिपोर्ट को, हमें आइडिया हो जाएगा कि किस बेस पे ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। छोटी सी रिपोर्ट है। स्टाफ रिपोर्ट। कमीशन बराए इंसानी हकूक़ पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की कि कोरोना वबा ने मुल्क में मौजूदा अदम मसावात को बढ़ावा दिया। अच्छा, इनका हाइपोथेसिस तो बड़ा अच्छा है। कह रहे हैं कोरोना वबा की वजह से मुल्क में अदम मसावात आया है, यानी ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि मसावात रहे, बराबरी रहे, तो ये कह रहे हैं बराबरी नहीं रही है, डिस्पैरिटी पैदा हुई है, जिससे लाखों मज़दूरों का माश बंद हो जाने का ख़तरा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिपोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम के इजरा को सराहते हुए कहा कि अगरचे इन इक़दामात ने हज़ारों घरों को गुर्बत की गहराई में धंसने से बचाया, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स एक मजबूत और गरीब नवाज हुकूमत अमली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हुकूमत का एक अहम इक़दाम आइन के तहत सेहत के हक़ को बुनियादी हक़ करार देना और इस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत की सहूलतों तक रसाई के मनसूबों में सरमायाकारी करना हो सकता है। ठीक है, ये तो एक इन्होंने ओवरव्यू दिया है। फिर इन्होंने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद में इजाफ़े की एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से घरेलू और ऑनलाइन तशद्दुद की शिकायत में इजाफा रिकॉर्ड। ऑनलाइन तशद्दुद क्या होता है? ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा। जब बंदा फिजिकली अच्छा, ज़हनी टॉर्चर होगा, मेंटल टॉर्चर होगा। घरेलू और ऑनलाइन तशद्दुद की शिकायत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्रेस रिपोर्ट से जमा करदा एदाद शुमार की बुनियाद पर HRCP ने 2020 की रिपोर्ट में गैरत के नाम पर कत्ल के, या ये हो सकता है ऑनलाइन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कत्ल के 430 वाक़यात दर्ज किए हैं, जिनमें 148 मर्द
और 363 ख़वातीन शामिल हैं, यानी अब गैरत के नाम पर मर्द भी कत्ल हो रहे हैं। 10 सितंबर 2020 की रात अपने बच्चों की मौजूदगी में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या हुआ। अच्छा, ये आप लोग को पता है, मशहूर वाक़या है, जिस पर वो पकड़ के गया था बंदा, उसको सज़ाए मौत भी हो गई। इस रिपोर्ट में बताया कि 2020 में मुल्क भर बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के 2960 वाक़यात मीडिया में रिपोर्ट हुए। तो ये किनकी रिपोर्ट है? फिर ऑनलाइन क्लासेस और बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार। तो ऑनलाइन क्लासेस ने भी बड़ा मुतासिर किया, ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है। बच्चों को जिसमें माँ बाप से फ़ीस वसूली की जा रही है, हालांकि वो ना क्लास रूम यूज़ कर रहे हैं, ना वहाँ के एसी यूज़ कर रहे हैं, ना पंखे यूज़ कर रहे हैं, ना लाइट यूज़ कर रहे हैं, और ना उनको उस जैसी क्लास मिल रही है, उसके बावजूद उनको फ़ीस देनी पड़ रही है। और वो भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर लॉकडाउन आया है तो वो लोग अपना ख़र्चा कैसे पूरा करें। तो लेकिन इसमें ये कि कमी पेशी की जा सकती है। मालकान कोई गरीब नहीं होते, स्कूल के मालकान ठीक ठाक अमीर होते हैं, उनके लिए कोई इतना बड़ा नहीं होता है ये, ख़ास तौर पे कैमरे सिस्टम वाले जो स्कूल्स होते हैं। रिपोर्ट ने अच्छा, इसमें एक चीज़ जो पढ़ने की है यहाँ से, इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट बराए साल 4 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने पर तशवीश का इज़हार किया। तो हमने लोकल गवर्नमेंट में पढ़ा था कि अब कराची में एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे, और 18वीं तरमीम ने कहा था कि लोकल बॉडीज़ बनाए जाएँ और उसके इलेक्शन हो। तो चारों सूबों ने ये काम नहीं किया और कोई इस पर कर भी नहीं रहा। तो इस पर पता नहीं, शायद किसी को अब लोकल गवर्नमेंट पसंद ही नहीं आया, या इतना बुरा परफॉर्म किया इन्होंने तो कोई बोल ही नहीं रहा। आज़ादी सहाफ़त मज़ीद मुश्किलात का शिकार। मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, अच्छा इसमें हम देख सकते हैं जियो के जो CEO हैं वो भी अभी जेल के अंदर है। 1985 का केस उन पर डाला है। तो आप इस पर देख सकते हैं कि किस तरह से इंतकामी कार्रवाई की जाती है। और इसमें ज़िक्र भी इनका क्या कह रहे हैं कि मुसलसल तीसरे साल आज़ादी इज़हार राय के हवाले से पाबंदियों में इजाफा हुआ है। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा से लेकर जंग ग्रुप के सरबराह मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी तक, ये बात वाज़ेह होती है कि मीडिया ग्रुपों को ख़ास बयानिए को अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है। और क्या है, पंजाब असम्बली के ज़रिए पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की मंजूरी को आज़ादाना इज़हार राय और इख्तिलाफ़ राय को ख़त्म करने की कोशिश करार दिया गया। आगे फिर जेलों की सूरत हाल है। जेल में तो बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है, आम लोगों को रसाई नहीं होती है और पता चलता नहीं है। वहाँ कैदी अगरचे छोटे बड़े हर तरह के कैदी होते हैं, और मर्द औरत हर, बूढ़े बच्चे भी होते हैं, और बड़े जुर्म वाले भी होते हैं, छोटे जुर्म वाले भी होते हैं। लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं होती है कि आप उनके साथ जेल के अंदर कोई गैर इंसानी सलूक रखा जाए। वो जेल में वो सज़ा काट रहे होते हैं अपनी। तो उसमें भी काफ़ी कुछ देखा गया है कि पाकिस्तान की जेलों में इंसानी हकूक़ की काफ़ी वायलेशंस होती हैं। बलूचिस्तान जबरी गुमशुदगियों की तशवीशनाक सूरत हाल। तो ये इशू तो बहुत पुराना चल रहा है, और बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन केस कोई नया नहीं है, और इस हवाले से वायलेशन ऐसी है कि जिस पे ना मीडिया बोल सकता है ना कोई और इदारा। इवन कोर्ट ने भी कोशिश की तो उसको इतना बोलने नहीं दिया गया। फिर एंड में माहौलियाती तब्दीलियों का जिक्र है कि इस रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान इंसानी सरगर्मियों में कमी की वजह से माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी की तरफ तवज्जो दी गई है। ताहम जब 2020 के आखिर में जब ज़्यादा पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई, फैसलाबाद और लाहौर की हवा का मयार, अच्छा वो आपको पता है फॉग आता है, स्मोक जो सर्दियों में आता है, और हद निगाह जो है वो 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। 1 किलोमीटर क्या, 100 मीटर रह जाती है। 100 मीटर के आगे इंसान को नज़र नहीं आता। तो उस दौरान ड्राइविंग करना कितना डेंजरस होता है, और ये पिछले चंद सालों से लगातार हो रहा है। इसकी बेसिक वजह तो होता है सर्दियों में गन्ने की कटाई, क्योंकि फसल तैयार होती है, और आपको पता है इसमें बड़े बड़े माफियाज शामिल हैं। जहांगीर तरीन का मामला आपको पता है कि वो बहुत बड़े स्पॉन्सर थे PTI के, और उनके तो इन लोगों को मना भी नहीं किया जाता। और फिर पाकिस्तान एक्सपोर्टर है इस हवाले से भी, कि एक चीज़ हम नहीं करेंगे तो इससे मुल्क की इकनॉमी भी बैठेगी। ये इनकी रिपोर्ट है ह्यूमन राइट कमीशन की, जहद हक। तो आप लोग बाकी इनको एक्सप्लोर खुद कर सकते हैं, इनके ट्वीट्स को। और ये रज़ा रूमी साहब ने किस्म के बारे में, आइए रहमान वॉज अ बीकन ऑफ होम इन डार्क टाइम। आइए रहमान साहब थे, इनका इंतकाल हुआ है।
डेली पाकिस्तान के वो उस वक्त चीफ एडिटर होते थे 1989 में। इनके बारे में रज़ा रूमी ने कुछ लिखा है। ये हिना जिलानी हैं जो कि आसमा जहांगीर की बहन है, ह्यूमन राइट्स के लड़की। ये आया रहमान साहब हैं, ये काफ़ी अरसा इसके चेयरमैन रहे। ब्रीफिंग पेपर सिविल सोसाइटी एंड सोशल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सिविल सोसाइटी और सोशल डेवलपमेंट ये हम एंड में इसको थोड़ा पढ़ेंगे, मैं इसलिए रुका हुआ है। और प्रेस रिलीज इनकी देखते हैं किस तरह की हैं। दागदार 2020 हुआ माशी मसाइल अख्तलाफी पाबंदियों का साल। अच्छा, इकोनॉमिक वोज एंड कर्व्स ऑन डिसेंट मार्च 2020। अच्छा, इनका रेडियो भी है, फिर मीडिया सेंटर है। एमएच लाइब्रेरी में देखते हैं। अच्छा, ये इनका है बारकान, भाग, हरनाई, कोलू, बनू, मूसा खैर। ये उन इलाकों की जो इवेंट्स हुए हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, काफ़ी सारे हैं। कईयों के तो नाम भी नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, मैंने भी नहीं सुने। अच्छा, इसके बाद है पब्लिकेशंस हैं इनकी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, जैद हक, जॉइन अस, इंटर्नशिप। तो ये विजिट क्या करें आप लोग, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स, एनजीओज़ की। इनको यंग ब्लड चाहिए होता है, और इस तरह की चीज़ों में देखें ना, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स अगर इनका है तो जाके सीखें। अभी दिसंबर तक पोस्टपोन्ड हुआ है, जब ये खुलेगा तो जाके ज़रूर मौका मिले तो इंटर्नशिप करें, देखें किस तरह के हालात हैं। जिस एज कैटेगरी में आप लोग हैं, इसमें कोशिश करें कि फ्री में भी कोई काम करने को मिले तो करें, अपने आप को ग्रो करें, लर्न करें। जब सीख जाएं चीज़ें तो फिर क्या मसला है कि आप जॉब करें, क्योंकि इंसान जब काबिल बन जाता है ना, फिर जॉब का असूल उसके लिए मुश्किल नहीं होता। वो इंटरव्यू तक बस रसाई चाहिए होती है उसको, फिर इम्प्रेस करना आगे उसका काम होता है। डाटा देखते हैं इनके पास किस किस्म का है। अच्छा, करंटली ये अपडेट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाएं। और रिसोर्सेस क्या हैं इनके पास, तो इतना मुझे फाल वेबसाइट नहीं लग रही है। रिसोर्सेज भी एम्प्टी है, डाटा भी एम्प्टी पड़ा हुआ है इनका, वो भी नहीं है, सिर्फ प्रेस रिलीज और रिपोर्ट सालाना पड़ी हुई है। यानी उस फालियत के साथ ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए हमारे यहाँ इतना पायदार नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाता है। खुद हमें जो धचका है वो इस मिनिस्ट्री से, शरीन मज़ारी साहबा को बनाया था तो लग रहा था कि बहुत कुछ चेंजेस लाएंगी, लेकिन वो बाकी मिनिस्ट्री की तरह वो भी सोई पड़ी हैं, और कोई खातिर खा उनका इकदाम नहीं हुआ है, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं की उन्होंने इसको बोलें कि इन्होंने ख़ास तौर पे बीइंग हमारे फॉरेन ऑफिस को जो कश्मीर में वायलेशंस हो रही हैं उस पर सही से ब्रीफिंग नहीं दी। और ख़ुद मुल्क के अंदर जो हमारे जैसे गिलगित में इश्यूज़ होते हैं, मीडिया में पता भी नहीं चलता। आज़ाद कश्मीर में हो रहे होते हैं वाक़यात, नहीं पता चलता। अंदरूनी सिंध में हो रहे होते हैं, सिर्फ बड़े शहरों पे तो ख़बरें बन रही होती हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद की ख़बरें सारे मीडिया में आ रही होती हैं। और जगहों पे थर का इलाका है, वहाँ पे कितना कुछ होता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन FATF के हवाले से कि FATF के 27 में से हमने 24 वर्ड मान लिए हैं, 3 पार्शली एक्सेप्टेड हैं। FATF आपको पता चलिए कि वो हमारे ऊपर एक ख़तरनाक तलवार लटकी हुई है, उसके बेस पे और वर्ल्ड बैंक की बेस पे और IMF की वजह से हमें जितने नुकसानात हो रहे हैं उतने फ़ायदे नहीं हो रहे। जैसे अभी हमें घर गिराने पड़े, एम्प्रेस मार्केट को जब रेनोवेट कर रहे थे तो आसपास दुकानें गिराई गई, तो लोगों को अल्टरनेटिव हुकूमत ने दिया नहीं और उनका रोज़गार मुतासर किया। तो अब आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान को FATF के तमाम पॉइंट मानने चाहिए या ईरान की तरह इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान उनकी किसी बात को नहीं मानता और वो अरसे से ब्लैक लिस्ट है, और उसके बावजूद वो सर्वाइव भी कर रहा है और अपने पाँव पे भी खड़ा है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ममालिक हैं FATF ब्लैक लिस्ट कंट्रीज। कंट्रीज 2021 कंट्रीज देखते हैं इसमें कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये चंद कंट्रीज़ हैं, तो आप देख लें, गिने चुने नाम है इसमें।
अल्बानिया, बारबाडोस, बोस्टवाना, बुर्किना फासो, कैम्बोडिया, कैरिमन, घाना, जमैका, मॉरिशस, मोरक्को। यानी मोरक्को तक तो ये सारे अफ्रीका के ममालिक हैं और गरीब ममालिक हैं। फिर निकारागुआ, म्यांमार और पाकिस्तान, पनामा, सेनेगाल, सीरिया, युगांडा, यमन, जिम्बाब्वे। इसमें ये अच्छा, ये इनके स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज हैं। और जो बड़े सेक्शंस लगे हुए हैं उसमें ईरान वगैरह है। ईरान का नाम इसमें नहीं है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, इससे पता चल जाएगा आपको कि उसमें किस तरह की सैंक्शंस लगे हुए हैं। FATF ब्लैक लिस्ट, ये तो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज 2012, 13, 14, अच्छा ये हर साल की बताई हुई है। अच्छा, ग्रे लिस्ट के ये हैं जिसमें पाकिस्तान है, वो ग्रे लिस्ट कंट्री से जो हम पढ़ रहे थे। और ग्रे लिस्ट के साथ जो ब्लैक लिस्ट है, ये ग्रे लिस्ट है। दो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। एज ऑफ 21 फरवरी 2020 ओनली टू कंट्रीज वर ऑन ब्लैक लिस्ट, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। और नॉर्थ कोरिया की में और दोनों जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग बताएं क्वेश्चन के अंदर कि क्या पाकिस्तान को इसके पॉइंट मानने चाहिए। और पॉइंट मानने से एक फ़ायदा तो ये है कि जो हमने टेररिस्ट पाले हुए तो कम से कम कोई बाहर की बॉडी हमें फोर्स करेगी, क्योंकि इसका नुकसान हम ही को उठाना पड़ रहा है। या अगर हम इन बातों को मान लेते तो ऐसा नहीं हो कि वो एक के बाद एक शराइत लगाते रहें और ऐसा लगे कि हमारा मुल्क जो है वो गैरों के हाथ में चला गया और हमारी अपनी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी ना रहे। तो इस पे आप लोग कमेंट करें।